हमने गॉस की प्रमेय को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और अब हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग करेंगे। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए है। गॉस की प्रमेय क्यों लगाई जाती है, क्यों पढ़ाई जाती है, वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। अब आपको अलग अलग तरह की शेप दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये एक सीधा तार है और इस सीधे तार के कारण बताइए यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र है। ऐसे ही आपको एक चादर दे दी जाएगी और उस चादर पर एक समान रूप से आवेश वितरण होगा और कहा जाएगा बताइए इस चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है। ऐसे ही एक स्पेयर दे दिया जाएगा, बताइए उस स्पेयर के कारण कितना विद्युत क्षेत्र है। तो हमें यहाँ पर गॉस की प्रमेय लगानी रहेगी। हमारा वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, वो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हो। तो गॉस की प्रमेय लगाने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। अगर वे बातें आप याद रख लेते हो, हालांकि वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएगी, सिर्फ आपको याद रखना है, क्योंकि गॉस की प्रमेय जब आप अप्लाई करोगे तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अप्लाई करते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपको किसी भी तरह की शेप दे दी जाए, आप गॉस की प्रमेय आसानी से लगा सकते हो और इसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप कंसेप्ट समझिए और जैसे आपने कंसेप्ट समझ लिया, आपको कोई सी भी शेप दे दी जाए आप उसी पे ही गॉस की प्रमेय अप्लाई कर करके विद्युत क्षेत्र को निकाल दोगे। तो वे कुछ पॉइंट्स ये है। सबसे पहले कि गॉसियन पृष्ठ होता क्या है। गॉसियन पृष्ठ हम उसको एक बंद पृष्ठ को कहते हैं। इमेजिनरी बंद पृष्ठ होता है, सिर्फ हम सोचते हैं। जैसे कि एक फुटबॉल, और फुटबॉल एक बंद पृष्ठ है, एक बैलून एक बंद पृष्ठ है, वो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन पृष्ठ है। दूसरी बात, जब हम गॉसियन पृष्ठ को चुनेंगे तो हमें गॉसियन पृष्ठ ऐसा चुनना रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि गॉसियन पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान रहे। जैसे मैं यहाँ पर एक ये सीधा तार है और मैं यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ को चुनता हूँ, इस यहाँ पर इस तरीके का बेलनाकार, ये मैंने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ चुना, इसको मैंने पैक कर दिया इस तार को, क्योंकि बंद करना है तो तभी तो बंद पृष्ठ कहलाएगा। ये मैंने ऐसे इसको बंद कर दिया, इधर से भी बंद कर दिया, तो ये एक गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर, सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक जैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तार, तो इस गॉसियन सतह की प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान इसलिए रहेगा क्योंकि इसका हर एक बिंदु इस तार से बराबर दूरी पर है। ये बिंदु r दूरी पर है, 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 इसलिए इसकी हर एक सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान एक जैसा रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हमको विद्युत क्षेत्र एक समान ना मिले, ऐसा भी तो हो सकता है, तो फिर हम अपनी गॉसियन सरफेस को एक या एक से ज्यादा हिस्सों में बांट लेंगे, उसको कट कर लेंगे। जैसे हम देखते हैं कि ये एक पूरी एक गॉसियन सतह है, इस गॉसियन सतह के इस वाले प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान है, लेकिन इस वाली सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान नहीं है, क्योंकि इसका प्रत्येक बिंदु, ये बिंदु कुछ दूरी पर है, तो ये बिंदु इतनी दूरी पर है और ये बिंदु इतनी दूरी पर है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पर थीटा की बात करें, यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच की बात करें, तो यहाँ पर क्षेत्रफल ऐसे बनता है तो विद्युत क्षेत्र ऐसे बनता है और थीटा की वैल्यू आपको 90 डिग्री मिलती है। इसके हर एक बिंदु पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। आप चाहे इस वाले बिंदु की बात कर लो, इस वाले बिंदु पर क्षेत्रफल वेक्टर इधर, तो इधर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर ये रहा, तो थीटा कितना आया 90। तो यहाँ पर हर एक बिंदु पर थीटा की वैल्यू कैसी है 90। भले ही आपको विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं मिल रहा, लेकिन कम से कम थीटा तो समान मिल रहा है ना। तो या तो थीटा समान मिले या फिर ई एक समान हो, हम ऐसी कोशिश किया करेंगे, और दोनों एक जैसे हो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, बहुत अच्छा। फिर तो कम से कम एक सिमेट्री तो मिले आपको। तो जैसे यहाँ पर ई इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, भाई इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा ना, तो एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको यहाँ पर 0 डिग्री। तो इस वाली सतह के लिए विद्युत क्षेत्र भी एक जैसा, इस वाली सतह पर थीटा की वैल्यू भी हर एक बिंदु पर 0 0 0 0,
तो इससे बढ़िया सरफेस तो कोई सी है ही नहीं, तो हम ऐसी सरफेस को सिलेक्ट किया करेंगे। ये मैंने नोट्स पॉइंट्स यहाँ पर बना करके लिख दिए हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछे हैं। इन पॉइंट्स को याद कर करके जितने भी गॉस के अनुप्रयोग है वहां पर इनको यूज करना है, अप्लाई करना है बस। ठीक है, अब ये आप समझ गए हैं। अब हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं कि अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र को कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने एक तार ले लिया है, इस पे एक समान रूप से आवेश वितरित है, ये ऊपर L लंबाई हो सकती है, बहुत बड़ा तार है ये। तो हमने इसको कहा कि यहाँ से इस तार से R दूरी पर एक बिंदु P है और वहां पर मुझको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए वहां से सबसे पहले आपको एक गॉसियन पृष्ठ गुजारना पड़ेगा, वही बात आ गई। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस की कल्पना की जो कि बिंदु P से पास होकर के जाता है। कितनी दूर है ये? R दूरी पर। कैसा सरफेस है? बेलनाकार है। अगर बेलनाकार है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R। ठीक है, अब हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपना फॉर्मूला लगाएंगे हम वही पुराना वाला, फाई बराबर ए इंटू डी ए कोस थीटा। तो इस वाली सरफेस के सूक्ष्म अवयव से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे हम, इस वाली सतह से निकालेंगे, इस वाली सतह से, यानी कि हम अपनी कैलकुलेशन को 3 टुकड़ों में बांटेंगे, 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्से इसका लिए, एक हिस्सा इसके लिए और एक हिस्सा इसके लिए। तो इसके लिए ये ऊपर वाली सरफेस को आप बोल सकते हो, ये आपकी कौन सी सरफेस है? समतल। इसको आप समतल सतह नाम दे सकते हो, या आप इसको नंबर 1 कह दीजिए, और नंबर 2 ये हो गई, और नंबर 3 सतह ये हो गई। 1 2 3, आप अपनी चॉइस से इसको 1 कह सकते हो, 1 2 3, आपकी मर्जी है वो। तो इन तीनों सतहों से निकलने वाला फ्लक्स देखिए कैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हाँ, थीटा की वैल्यू 0, इधर थीटा 90, इधर क्षेत्रफल वेक्टर नीचे की तरफ बनेगा और वैद्युत क्षेत्र इस तरफ बनेगा। तो थीटा कितना मिलेगा आपको यहाँ पर मिलेगा आपको 90 डिग्री। ठीक, अब लो जी, गॉसियन सरफेस से निकलने वाला पृष्ठ फ्लक्स की कैलकुलेशन हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है E इंटू डी ए कॉस थीटा। क्योंकि कितने हिस्सों में कर रहे हैं आप अपनी कैलकुलेशन, ये एक बंद सतह के लिए है और इस बंद सतह को हमने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया है, इसलिए हम इसके कितने हिस्से कर देंगे? 3। नंबर 1 ई डी ए कॉस थीटा, नंबर 2 ई डी ए कॉस थीटा, फिर नंबर 3 ई डी ए कॉस थीटा। 1 2 और ये 3। 1 सतह पर थीटा की वैल्यू कितनी है? तो ये आपकी 1 सतह ये रही, थीटा की वैल्यू 90। तो यहां पर आप पुट करोगे 1 सतह के लिए E इंटू डी ए कॉस 90 प्लस दूसरी सतह के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है? दूसरी सतह कहाँ है? ये रही दूसरी सतह पे 90, फिर यहाँ पर कितने लिखोगे आप? cos 90। फिर तीसरी सतह के लिए, तीसरी सतह पे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिलती है? तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको 0 मिलती है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 0। अब हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये दोनों टर्म्स तो हो जाएगी कैंसिल, यानी कि इन सतह से निकलने वाला फ्लक्स नहीं है, ना इससे मिलता फ्लक्स ना इससे मिलता। तो फ्लक्स सिर्फ कहाँ से पास हो रहा है? सिर्फ ये वाली जो सरफेस है, ये जो वक्र है, वक्रीय सरफेस ऐसे घूम करके आ रही है ना, वक्र सरफेस से मिलने वाला आपको फ्लक्स मिलता है। तो ये तो 0 हो गया। तो अब मैं लिखता हूं, तो आपको फ्लक्स मिलता है फाई बराबर आपको सिर्फ फ्लक्स मिला E डी ए cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो हम यहाँ पे सिर्फ E डी ए लिखेंगे और ये हमारा इंटीग्रेशन नंबर 3 का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि इस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर कर सकते हैं। भाई एक समान होगा ना, क्योंकि ये बिंदु बराबर दूरी पर है, ये बिंदु उतनी दूरी पर है, ये बिंदु भी उतनी ही दूरी पर, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र एक समान है, इसलिए हम इस विद्युत क्षेत्र को बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से और सिर्फ क्षेत्रफल का
इंटीग्रेशन होगा। ये क्षेत्रफल के ये एक सूक्ष्म 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 क्षेत्रफल है और इंटीग्रल उनको ऐड करता जा रहा करता जा रहा करता जा रहा। तो ये सारे क्षेत्रफल, ये छोटा सा क्षेत्रफल छोटा सा क्षेत्रफल छोटा सा क्षेत्रफल, बहुत सारे क्षेत्रफल है ये ऐसे 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 ऐसे, और इनको सबको हमने ऐड कर दिया इस तरीके से। ये छोटे छोटे अवयव छोटे 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 अवयव सबको ऐड कर दिया। तो सबको ऐड करने से ये पूरा क्षेत्रफल ये इस तरीके का बन गया। और ये क्या है? ये तो बेलन है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2πr(h). मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है आपकी l। आप हाइट बोलते हो, h भी लिख सकते हो। मैंने इसकी लंबाई l बोल दी है तो मैं 2πr(h) ना बोल करके 2πrl लिखूंगा। तो इसको मैं कितना लिख दूं? अब मैं इसको लिख दूंगा मैं 2πrl। r क्या है? त्रिज्या गॉसियन पृष्ठ की, और l गॉसियन पृष्ठ की लंबाई है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए। ये हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला कैलकुलेशन से। और गॉस क्या कह रहा है? गॉस थ्योरम ये कह रही है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है? वो 1/ε गुना होता है बंद आवेश के। बंद सतह में जो आवेश रखा है उसका 1/ε होता है। सिंपल वन वर्ड्स में समझिए, गॉस की प्रमेय के अनुसार गॉस की प्रमेय के अनुसार फ्लक्स जो होता है कि जो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होता है उसको डिवाइड कर दीजिए आप एप्सिलॉन से। ये गॉस की प्रमेय कह रही है। तो ये फ्लक्स आपने निकाला, ये गॉस की थ्योरम कह रही है। दोनों ही कैलकुलेशन ठीक है, मेरी भी ठीक, गॉस की भी ठीक। तो इसलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट कर सकता हूं। सो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, तो मुझको यहां से मिलेगा E मल्टीप्लाई 2πrl इक्वल टू Q/ε0। यहां से E की वैल्यू मुझे चाहिए क्योंकि मेरा टॉपिक वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए है। तो E मुझे ज्ञात करना है, तो E ज्ञात करने के लिए मैं सब इधर पहुंचा दूंगा। ये बचेगा 1/2πr इंटू Q/l, और ये एप्सिलॉन भी तो है, 2πε इंटू क्यू के अपॉन में l लेकर के आ रहा हूं मैं। यह सब कुछ इधर हो चला गया, और ये क्यू, अच्छा आर रह गया, आर भी लिखो, ये आर रह गया। अब ये क्यू अपॉन एल क्या होता है? बिकॉज क्यू अपॉन एल मैंने पढ़ करके आए हैं कि क्यू अपॉन एल लैम्डा होता है, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं E बराबर 1/2πε0। ये हो गया आपका लैम्डा अपॉन में आर। ये होता है एक अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। आर दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र होता है, 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। यहाँ पर आप 2 से गुना 2 से भाग कर करके 1/4π बना सकते हैं, क्योंकि 1/4π की वैल्यू हमें याद है 9 × 10⁹। ऐसे याद रखना चाहो वैसे कर लो, अदरवाइज में 2 से गुना 2 से भाग करके 4 बना सकते हो आप इसे। फिर यहाँ 2 लैम्डा हो जाएगा और ये 4π हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं गॉस की प्रमेय लगा करके। गॉस की प्रमेय लगाने के लिए जो मैंने 4 स्टेप्स रखे थे उनको आपको ध्यान रखना है, बस उन्हीं को। बाकी जो मैं अगले टॉपिक्स कराऊंगा, आगे के जो अनुप्रयोग होंगे उनमें भी वही 4 स्टेप्स यूज होंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आपकी समझ में ये लेक्चर आता है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है देन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन बॉक्स।